A very good morning to 8th class. I am your science teacher Ms. Divya Mehta. Today we are doing a new chapter number 15, some natural phenomena. बेटा सम नेचुरल फिनोमिना में हमें क्या पढ़ना है कि ये जो हमारे आसपास जो चीजें होती रहती है, जैसे डिजास्टर्स हमने पढ़े थे, उसमें कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं जिनको हम डिजास्टर का नाम नहीं दे सकते, लेकिन जो हमारे आसपास घटती हैं। जैसे कि आप लाइटनिंग और थंडर ले लो। लाइटनिंग और थंडर क्या होता है? जो आपका आंधी तूफान आता है या फिर जो बिजली कड़कती है, वो सब कैसे, वो सब भी एक नेचुरल फिनोमिना है। और वो कैसे होता है हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइटनिंग। सो बेटा लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग हमें पता है जो बिजली कड़कती है, जो बिजली आती है, ठीक है। अब पुराने जमाने में कहा जाता था कि अंधेरी रातों में कुछ गलत होता है तो बिजली कड़कती है, या फिर जैसे कि कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो साथ में बैठ जाए तो बिजली गिर जाती है किसी पे, या फिर भगवान जब बहुत गुस्से में होता है तब जो है बिजली कड़कती है। लेकिन ये सब जो है अंधविश्वास की बातें हैं। बिजली जो है कैसे कड़कती है, क्यों कड़कती है, आज हम वो ही समझेंगे, लाइटनिंग, ठीक है। हमें पता है जब लाइटनिंग होती है तो पहले क्या होता है, लाइटनिंग होती है और फिर थंडर आता है, यानी कि पहले जो है बिजली कड़कती है फिर उसकी आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। तो साउंड से ज्यादा तेज जो है हमारी लाइट ट्रेवल करती है। दैट्स व्हाई लाइटनिंग पहले होती है और देन थंडर होता है, ठीक है। अब ये लाइटनिंग एग्जैक्टली होता क्या है, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जब आपका वेदर चेंज होता है तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप कपड़े पहनते हो, ठीक है, जो आप स्वेटर वगैरह पहनते हो, तो समटाइम्स क्या होता है, स्वेटर वगैरह जब आप उतारते हो तो कुछ स्पार्कलिंग सी होती है, या फिर कुछ सिंथेटिक कपड़ों में भी कई बार स्पार्कलिंग सी लगती है कि आपको वैसे हो रहा है स्पार्कलिंग। तो वो स्पार्कलिंग क्या होता है बेटा? वो जो स्पार्क्स निकलते हैं वो होता है बेसिकली चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्जेस होते हैं उसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे ही जो चार्जेस होते हैं हर किसी बॉडी में होते हैं, ठीक है, हर हमारी ह्यूमन बॉडी में भी। प्लस जो भी हमारे आसपास जो मटेरियल है, रोड्स, मेटल रोड हो गया, हमारे प्लास्टिक, रबर, हर चीज पे कुछ ना कुछ चार्ज होता ही होता है। बस चार्ज हमें पता है टू टाइप्स का, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब दो चीजें आपस में रब करती हैं, जब दो चीजें आपस में रब करती है तो कुछ चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है और उसी को हम स्पार्कलिंग कहते हैं। जैसे कि आपने देखा हो जब आपकी तारे जो है इंटरचेंज हो जाती है, फिर मिक्सिंग हो जाती है वायर्स की, एक दूसरे के साथ अलग से अलग वायर जुड़ जाती है तो स्पार्कलिंग होती है। या समटाइम्स आपने देखा होगा जब आप स्विच बोर्ड में अपना जो है चार्जर वगैरह लगा रहे होते हो, स्पार्कलिंग हो जाती है एकदम से, या फिर क्लोथ्स पे भी स्पार्कलिंग हो जाती है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वहां पे दो चीजें जो है एक दूसरे के साथ रब करती है, और रब होने की वजह से वहां पे स्पार्कलिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है एक दूसरे के अंदर जो है ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्पार्कलिंग जो है इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर्स वगैरह सबके थ्रू जो है स्पार्क होता है। और लाइटनिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्पार्कलिंग, जिसमें क्या होता है, चार्जेस की वजह से लाइटनिंग होती है। हमारे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने बोला था कि जो हमारे कपड़ों वगैरह के थ्रू चार्ज होता है और प्लस हमारे स्पार्क होता है चार्ज की वजह से, प्लस जो लाइटनिंग होती है यानी कि जो हमारी बिजली कड़कती है, वो सेम चीज है। बस क्या होता है, जो क्लोथ्स में हमारा स्पार्क होता है वो होता है कम चार्जेस की वजह से, लेकिन जो स्पार्क हमारा लाइटनिंग होता है वो जो है हमारा ज्यादा चार्ज अकम्युलेट होने की वजह से, लेकिन ज्यादा चार्ज वहां पे आ जाते हैं जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। तो अब हमें समझ आ गया लाइटनिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ चार्जेस। चार्जेस के ज्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी लाइटनिंग होती है। इसको समझने के लिए आप एक स्केल का दो एक्टिविटीज कर सकते हो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आप एक स्केल ले लो, स्केल को अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करो। जब आप स्केल को, कई बार आप लोगों ने अपने स्कूल में किया भी होगा, जब आप स्केल को रब करोगे तो स्केल के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, और जब आप उस रब स्केल को कुछ टुकड़े कर लो पेपर के, उसके पास लेके जाओगे तो वो जो पेपर होगा वो उसके ऊपर अटैच होने लग जाएगा। क्यों? बिकॉज जो आपने स्केल अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब किया उसके ऊपर एक चार्ज आ गया, और जो आपके पेपर्स के टुकड़े थे उस पर भी एक चार्ज था। ये अपोजिट चार्ज था, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। और अगर सेम चार्ज होता तो अटैच्ड नहीं होता। तो अभी हमने किया क्या, हमने जो हमारा स्केल था उसके ऊपर एक अपोजिट चार्ज लेकर आए, जिसकी वजह से उसने पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट
कर लिया। सिमिलरली आप लोगों ने कई बार ऐसे भी एक्टिविटी करी होगी कि आप लोगों ने बैलून वगैरह लेकर अपने हेयर्स या क्लोथ्स के साथ रब करके वॉल पे चिपका दिया होगा और वो चिपक भी गया होगा। क्यों? बिकॉज जो आपका बैलून था उसको आपने एक अलग चार्ज दिया, इसीलिए वो वॉल के साथ, वॉल के ऊपर अलग चार्ज था और बैलून के ऊपर अलग चार्ज आ गया। तो जब चार्जेस सेम नहीं होते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वॉल के ऊपर आपका बैलून जो है चिपक जाता है विदाउट एनी ग्लू एंड समथिंग। ठीक है, एक एक्टिविटी तो हमारी स्केल वाली होगी। एक एक्टिविटी आप और कर सकते हो, आप 2 बैलून्स लो, दोनों बैलून्स को अपने हेयर्स के साथ रब करो। जब आप उन दोनों बैलून्स को एक दूसरे के पास लाओगे तो दोनों पे क्या होगा, सेम चार्ज आ जाएगा। जब आप दोनों को रब करोगे, अगर एक को रब करोगे एक को नहीं तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन दोनों को रब करोगे तो वो दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे, क्योंकि हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे से रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमें बताएगा प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन इट, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि चार्जेस इन चीजों पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो चार्जेस का फिनोमिना समझ आया। अब हमें चार्जेस पता चल गए, सेम चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि बेटा हमें पता है चार्जेस 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही चार्जेस 2 कैटेगरीज पे डिवाइडेड है, वन इज स्टैटिक और सेकंड इज नॉन स्टैटिक। स्टैटिक होते हैं जो मूवमेंट में नहीं होते, वो स्टैटिक चार्जेस कहलाते हैं, और जो मूवमेंट में होते हैं उनको हम नॉन स्टैटिक बोलते हैं। और नॉन स्टैटिक चार्जेस का मेन एग्जांपल है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेसिकली, वो भी मूवमेंट ऑफ चार्जेस हैं कि चार्ज जो है मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वो बन जाते हैं। तो नॉन स्टैटिक चार्जेस इज नथिंग, इट इज योर इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट आप बोल सकते हो। ठीक है, चार्जेस समझ आ गया, लाइटनिंग समझ आ गया। अब हमें जो पढ़ना है, हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होता है। तो इसको समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हमने क्या किया, एक जार लिया, ठीक है, हमने ये ग्लास का जार लिया, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का पीस लगा दिया और उस पीस के अंदर एक छोटा सा होल किया, यानी कि उसका जो माउथ था उसको बंद कर दिया और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का पीस लगाया, उस पे हमने होल किया। उस होल की सहायता से हमने हेल्प की, हमने एक रॉड लगा दी पतली सी और उसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉइल लगाई। जब हमने एल्यूमिनियम फॉइल इस पे लगाई बेटा, तो क्या हुआ, हमने इसके पास एक मेटल रॉड लेके गए। जो मेटल रॉड हम इसके पास लेके गए उसके ऊपर चार्ज था, यानी कि वो चार्ज थी। जब वो मेटल रॉड इसके पास आई तो हुआ क्या, ये जो हमारी हुक था जिसके थ्रू हमने एल्यूमिनियम फॉइल को रखा था, इस हुक से मेटल के ऊपर जो चार्ज था वो ट्रांसफर होके हमारा फॉइल के ऊपर आ गया। तो क्या हुआ, हमारा मेटल रोड पे जो चार्ज था वो हमारी फॉइल के ऊपर आ गया, यानी कि यहाँ पे जो एक बॉडी के ऊपर चार्ज था वो दूसरी बॉडी के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। और जब मेटल फॉइल के ऊपर सेम चार्ज आ गया, तो हमने जो मेटल फॉइल रोल करके ऐसे लगाई थी, तो उसके दोनों जो एंड्स थे, दोनों एंड्स पे सेम चार्ज किया, जिसकी वजह से वो एक साथ रहने की बजाय एक दूसरे से दूर होती गई। जैसे हमने अभी बैलून वाली एक्टिविटी में भी पढ़ा था कि जब सेम चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि चार्ज जो है एक चीज से दूसरी चीज पे भी ट्रांसफर हो सकता है और चार्ज इधर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बेटा जस्ट डिवाइस, अभी हमने इस सेटअप से जो है पता लगाया कि इसमें चार्ज है या नहीं है। तो जो भी डिवाइस चार्ज का पता लगाती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे आपके माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं, ऐसे एक डिवाइस होती है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन का पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सिमिलरली एक और चीज आती है बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो होती है अर्थिंग। अर्थिंग आपने पहले भी सुना होगा कि घर में भी आपकी जो वायर्स वगैरह होती है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है और एक अर्थिंग की वायर भी होती है। वो अर्थिंग की वायर जो है बेसिकली ब्लैक कलर की होती है। क्यों होती है वो अर्थिंग की वायर, तो उसमें क्या होता है बेटा, वो जो वायर होती है वो जो भी चार्ज होता है वो सारा चार्ज अर्थ को ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि हमारा घर में भी कई अप्लायंसेस होते हैं, उनमें एक अर्थिंग की वायर होती है कि कई बार हैवी लोड आ गया, पीछे से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो जो
चार्ज है, जो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ गई, जो डिवाइस को नहीं चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, वो सीधा अर्थ में चली जाए, जिससे कि हमारी डिवाइसेस वगैरह खराब ना हो और हमें कोई एक्सीडेंटल जो है इशू ना हो हमारे घर में, और हम सेफली जो है इजिली जो है अपने डिवाइसेस को यूज कर पाए। सिमिलरली ये अर्थिंग हमारे थ्रू भी होती है, जैसे कि हम अभी क्या, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल चार्ज थी, हमने उस चार्ज को खुद अपने हैंड से पकड़ा तो वो चार्ज हमारे अंदर आ गया, और हमारी बॉडी से वो चार्ज हमारी बॉडी जो है अर्थ से कनेक्ट हो रही है, तो हमारी बॉडी के थ्रू वो चार्ज अर्थ पे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है डिस्चार्ज हो जाएगी और ये एल्यूमिनियम फॉइल भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेटल रोड से एल्यूमिनियम फॉइल पे चार्ज आया ट्रांसफर होके, उससे एल्यूमिनियम फॉइल से हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी से वो अर्थ में चला गया, जिसको हमने अर्थिंग कहा। तो अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने पहले समझा भी होगा, सुना भी होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा अर्थिंग क्या होता है। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको अर्थ में ट्रांसफर कर देना ही अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम लाइटनिंग को दोबारा से अच्छे से समझते हैं। अभी हमने समझ लिया लाइटनिंग होता क्या है, बट ये होता कैसे है। तो होता क्या है बेटा, हमारे जो क्लाउड्स होते हैं, जो बहुत ऊपर एजेस होते हैं, जो बहुत ऊपर की तरफ क्लाउड्स होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्लस जो नीचे हमारे क्लाउड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और कुछ चार्ज हमारे सरफेस पे भी होता है। तो क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो बैलेंस्ड होते हैं, बट यहाँ वाला नेगेटिव चार्ज, जो नीचे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमें पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके चार्जेस एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं। जब वो एक दूसरे की तरफ भागते हैं न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, हमें कुछ स्ट्रोक्स दिखाई देते हैं, जिन स्ट्रीक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। अब क्या होता है, वो जब चार्जेस एक दूसरे के पास जा रहे होते हैं या फिर वहां पे न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो क्या होता है, वो हमें एक स्ट्रिक्स की तरह दिखता है। तो वही हमारी लाइट होती है, लाइटनिंग होती है, और उसी की वजह से हमें जो है साउंड भी सुनाई देता है, जिसे हम बिजली कड़कना बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली लाइटनिंग होती है। और यहाँ पे हो क्या रहा होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा होता है। जो हमारी अर्थ पे चार्ज होता है वो बेसिकली डिस्चार्ज हो रहा होता है। समझ आया। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो है चार्जेस जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होने लगता है। इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो लाइटनिंग क्लियर हो गया। अब लाइटनिंग में क्या क्या सेफ्टी हम लोग कर सकते हैं। देखो, हम लोग जहां पे भी हो, सबसे पहले तो कोशिश करो आप लोग अपने हाउस में आ जाओ, बिकॉज हाउस इज वेरी सेफ फॉर अस। बट अगर आप कहीं बाहर भी हो तो ट्राई करो किसी सेफ प्लेस पे पहुंचने की। अब आप आउटसाइड हो और इनसाइड हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड हो तो आपको कभी भी जमीन पे नहीं लेटना, जमीन पे लेटना नहीं है। और अगर आप जमीन पे बैठते भी हो तो आपको किस पोजीशन में बैठना है, बिल्कुल अपना सर नीचे करके, कानों को बंद करके, और आपको अपने लेग्स के ऊपर, जैसे हम नीचे बैठते हैं ना, हमें चौकड़ी मार के नहीं बैठना, क्योंकि फिर हमारा कांटेक्ट सीधा जो है अर्थ के साथ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी लाइटनिंग होगी वो हमारे ऊपर इसलिए आ सकेगी। तो हमें अपने लेग्स को रखना है नीचे और फिर बैठना है, और सर नीचे करके हमें जो है कानों पे भी अपने हैंड्स कवर करने हैं। हमें अपने साथ अम्ब्रेला बोरो नहीं करना। अम्ब्रेला अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, वो आयरन का होता है, उस पर लाइटनिंग आराम से पड़ेगी, जिसकी वजह से हमें करंट लग सकता है। हमें ओपन फील्ड्स में कम जाना है। ट्रीज, शेल्टर्स, इनके नीचे भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ट्री शेल्टर्स हमसे लंबे होते हैं, तो उनपे लाइटनिंग जल्दी आती है, जिसकी वजह से हमें करंट लग सकता है। तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। और अगर हम इनसाइड द हाउस है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो भी वायरिंग की चीजें हैं, जो प्लग्स वगैरह, उनसे दूर रहना है। अगर हमारी कोई चीज प्लग हो रखी है, यानी कि लगी हुई है स्विच बोर्ड में, उनको अनप्लग कर दो, ताकि करंट अगर आए तो डिवाइसेस में करंट ना आए। और उस टाइम पे हमें बाथ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बाथ लोगे तो क्या हो सकता है कि वाटर के थ्रू, हमें पता है करंट जल्दी ट्रांसफर होता है, हमने पढ़ा था लिक्विड्स के थ्रू, तो वाटर के थ्रू हो सकता है। वाटर में अगर जरा सा भी चार्ज आ गया तो आपकी बॉडी को जो है डैमेज हो सकता है। ठीक है, लाइटनिंग क्लियर हो गई, प्रिकॉशंस क्लियर हो गई। अब हमें लाइटनिंग से रिलेटेड एक डिवाइस पढ़ना है, लाइटनिंग कंडक्टर। आप लोगों ने देखा होगा सबके घरों में, आप लोगों के जो टेरेस होते हैं, रूफ्स होती हैं,
उन पे एक इलेक्ट्रिक जो है ऐसे डिवाइस से निकली होती है, मेटल रॉड निकली होती है। क्यों ऐसा मोस्टली हाउसेस में होता है, ऐसा क्यों होता है? ये आपका लाइटनिंग से बचने के लिए होता है कि अगर कभी बिजली वगैरह आए तो वो डिवाइस क्या करता है, जब इस पे बिजली आएगी तो ये जो भी चार्ज इसके ऊपर आएगा वो चार्ज जो है ये सीधा का सीधा अर्थ में ट्रांसफर कर दे। इसीलिए ये डिवाइस यानी कि ये मेटल रोड वगैरह लगाई जाती हैं ताकि जो भी बिजली की अगर कड़क रही है तो जो भी इस पे चार्ज आए वो चार्ज हाउस में जाने की जगह सीधा का सीधा इस डिवाइस के थ्रू ट्रांसफर होके हमारा अर्थ में चला जाए और हम लोग लाइटनिंग से बच जाए। तो मोस्टली हर घर में ये बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कोई घर बनता है तो ऊपर जो है लोहे का मेटल का कुछ ना कुछ लगाया जाता है, एक लंबा सा स्ट्राइक टाइप मेटल रॉड की तरह लगाई जाती है ताकि कभी भी लाइटनिंग हो तो वो इस पे पड़े और ये चार्ज होके सारा चार्ज जो है ट्रांसफर कर दे अर्थ को और यहाँ पे अर्थिंग का प्रोसेस इजिली हो जाए। तो यही था आपका लाइटनिंग के बारे में। अब हमें एक और जो पढ़ना है नेचुरल फिनोमेना वो है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है बेटा देखो एक नॉन प्रिडिक्टेबल होता है। आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो अर्थ में अर्थक्वेक क्या होता है कि जब हमारी इनर जो प्लेट्स होती हैं जब उनमें डिस्टर्बेंस आती है उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है। जो अर्थक्वेक होता है उसे कभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और ये बहुत बड़े पैमाने पे होता है। ये बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रॉय करता है चीजों को, हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसीलिए इसको डिजास्टर का नाम दे दिया गया है। बेसिकली अर्थक्वेक होता क्या है बेटा, शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का हिलना ही जो है बेसिकली हमारा अर्थक्वेक कहलाता है। ये जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और इसी की वजह से हमारे समटाइम्स क्या होता है फ्लड्स और सुनामीज भी आ जाते हैं बिकॉज नीचे अर्थ जो है उसमें शेकिंग होती है। तो जब वही सरफेस हमारा जो है ओशंस वगैरह के नीचे होता है उसमें भी शेकिंग होती है। तो इसकी वजह से जो रिवर का वाटर ओशन का वाटर होता है वो जो सिटीज में आ जाता है जिसको ही फ्लड या सुनामीज भी कहा जाता है। तो अर्थक्वेक इज ऑल्सो कॉजिंग फ्लड्स एंड सुनामी। तो इसका मेन कॉज क्या होता है आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा बट एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। इसका मेन कॉज होता है डिस्टर्बेंस। क्या होता है जो नीचे हमारी हमें पता है जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है, हमारी अर्थ है उसमें नीचे जो है कुछ लेयर्स होती हैं अर्थ क्रस्ट में, पहली मेंटल, इंटर कोर और आउटर कोर। इनमें क्या होता है जो प्लेट्स है बेटा कंटिन्यूस मूवमेंट में होती है। जब ये मूवमेंट करती रहती हैं तो कभी ना कभी ये एक दूसरे के साथ टकरा जाती है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती है तो इसकी वजह से इन प्लेट्स के टकराने की वजह से जो भी क्रिएशन होती है उसको अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, और ये अर्थक्वेक इस वजह से होता है बिकॉज ये जो हमारी कोर्स है यानी कि जो हमारी इनर को जो हमारे अंदर की तरफ प्लेट्स हैं ये फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब ये जो है सीधी नहीं है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से टकरा जाती है और हमारा अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी नुकसान होता है। जो अर्थक्वेक की पावर होती है बेटा उसको जो है मैग्नीट्यूड को हम एक स्केल से नापते हैं जिसको रिक्टर स्केल कहा जाता है, जो 1 से लेके 10 तक के बीच में होता है। और अगर 7 से ज्यादा वॉल्यूम का हमारा अर्थक्वेक होता है तो वो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और अगर 1 या 2 रिक्टर स्केल वैल्यू पे अगर आता है अर्थक्वेक तो वो माइनर सा होता है, वो इतना डिस्टर्बेंस या इतनी मुश्किलें पैदा हमारे लिए नहीं करता। ठीक है, तो रिक्टर स्केल याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग हम क्या प्रोटेक्शंस ले सकते हैं, हम लोग जो है अच्छे क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से अपने घर बनवाए। हमारे जो सेस्मिक जोन्स होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा ज्यादा से ज्यादा रहता है उधर जो है मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक से बनाए ताकि जो है हमारी चीजें जो है सेफ रहे और वहां पे जो है खतरा ज्यादा है तो वो जो है अच्छे से टल जाए। जो भी माइनर अगर वहां पे अर्थक्वेक्स आए तो उन घरों को कोई भी जो है नुकसान ना पहुंचे। प्लस एक चीज हम और कर सकते हैं, कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल, यानी कि रूफ्स जो हमारी छतें होते हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा हैवी चीजें नहीं लगानी चाहिए बिकॉज अगर अर्थक्वेक आया तो वही चीजें हमारे ऊपर गिर सकती है। प्लस जो वॉल्स होती हैं वॉल्स के ऊपर भी हैवी चीजें हमें नहीं टांगनी चाहिए। हम लोगों को अगर अर्थक्वेक आता है और अगर हम बाहर है तो हमें ओपन एरिया में चले जाना चाहिए। अगर हम घर में है तब भी ट्राई करना चाहिए कि ओपन एरिया में चले जाएं ताकि चीजें गिरे तो हमारे ऊपर ना गिरे। बट अगर आप इनसाइड अपने हाउस के फंस गए हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी टेबल वगैरह के नीचे जा सकते हो। प्लस कोशिश करो पिल्लो से अपने हेड को कवर कर लो ताकि कोई चीज अगर गिरती है तो आपके हेड पे ना लगे।
प्लस जो आपके घर के पिलर्स होते हैं उनको पकड़ लो, बिकॉज अगर घर गिर भी जाता है तो पिलर्स नहीं गिरते, ठीक है, वो स्ट्रांग होते हैं, तो उनको पकड़ लो या किसी टेबल वगैरह के नीचे चल जाओ ताकि आपको इतना डैमेज ना हो, कोई भी चीज गिरे तो उनके ऊपर गिरे। तो ये प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हो। तो आई थिंक अब ये जो चैप्टर था लाइटनिंग और आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको समझ आ गया होगा, तो अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।